जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस क्लास। पिछले वीडियो में जो भाव मैंने इंटेंशनली छोड़ दिया था उसके पीछे दर्शकों एक कारण था। कारण ये था कि चंद्र कुंडली में बाकी भाव मैंने थोड़े थोड़े आपको समझाए, सिर्फ एट्थ हाउस यानी अष्टम भाव मैंने जानबूझ के छोड़ दिया। और मुझे मालूम था कि आप लोगों के क्वेश्चंस भी आएंगे, और वो मैंने छोड़ा था जानबूझकर, क्योंकि वो अकेला एक ऐसा भाव है जिसमें आपको बहुत कुछ समझने वाला है और मुझे बहुत कुछ समझाने के लिए है। और उसकी शुरुआत दर्शकों हम जीवन की एक ऐसी मिस्ट्री के साथ करने वाले हैं। जैसे कुछ मिस्ट्रीज होती हैं जिसका नॉर्मली हमें समझ नहीं आता कि ये है क्या, और वो एक ऐसी मिस्ट्री है जिसके बारे में आप सुबह से शाम, दिन रात, सारी जिंदगी बात करते रहते हैं। और वो मिस्ट्री है सुख और दुख। दर्शकों, हमेशा हम कहते हैं कि हम दुखी हैं, हमें दुख आ रहा है, जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं, परेशानियां हैं, ट्रबल्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, हम खुश फील नहीं कर रहे। अब दर्शकों, कभी आपने सोचा कि ये सुख और दुख है क्या? मेरे ओपिनियन में सुख और दुख एक्चुअल में एक ही चीज है, क्योंकि है तो ये दोनों भाव, दोनों मन के भाव हैं। जब मन प्रसन्न होता है, यानी किसी बाहरी चीज से जब हमें थोड़ा सा खुशी मिलती है, या थोड़ा सा हमें ऐसे लगता है कि हमारी इच्छा पूर्ति हो गई, तो हमें लगता है कि हमें सुख मिल गया। और जब वो इच्छा पूर्ति नहीं होती, या हमारे काम रुक जाते हैं, हमें परेशानियां आती हैं, चाहे वो शारीरिक समस्याएं हैं, चाहे वो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो हम कहते हैं कि हमारे दुख का पीरियड चल रहा है। मगर दर्शकों, मुझे यह लगता है कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप सुख चाहते हो जीवन में, सभी चाहते हैं, आप भी चाहते हो, मैं भी चाहता हूं। जब हम सुख की कामना करते हैं, सुख की इच्छा करते हैं, तो दुख सिक्के के दूसरे हिस्से के रूप में हमें साथ में ही मिल जाता है। यानी कि आज सुख है, कल दुख आ सकता है, और कल दुख आ सकता है, कुछ दिन दुख रह सकता है, फिर सुख आ सकता है। यानी कि जब तक हमारी इच्छा, हमारी कामना सुख की रहेगी, तब तक दुख तो रहेगा, दुख जाने वाला नहीं। दुख कैसे जा सकता है? नॉर्मली शास्त्रों में कह दिया जाता है कि आप दुख को छोड़ दो। मगर दर्शकों, दुख को छोड़ने से कुछ नहीं होने वाला। आपको उस सुख की कामना को छोड़ना पड़ेगा। जब तक सुख की कामना नहीं छूटेगी, तब तक दुख तो बारी बारी से, सुख और दुख रोटेशन वाइज आते रहेंगे। यानी कि जो सुख और दुख का जो सिक्का है, जब तक हम उस सिक्के को पूरी तरीके से नकार नहीं देते, छोड़ नहीं देते, उसकी इच्छा को ही दफन कर देते हैं, तब तक सुख और दुख आते रहेंगे। अब ये दर्शकों, मैंने आपको सुख और दुख के बारे में थोड़ा सा क्यों बताया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आज के वीडियो में आपको समझ आएगा कि बेसिकली जो पिछले वीडियो में जिसमें हमने चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली के डिफरेंसेस बताए थे, कि ऋषियों ने चंद्र कुंडली के माध्यम से उनका वो मनोभाव क्या था कि उन्होंने ये बोला कि चंद्र कुंडली ज्यादा इंपॉर्टेंट कुंडली है। जो चीजें आप लग्न कुंडली से नहीं समझ सकते, सीख सकते, वो आप चंद्र कुंडली से समझ सकते हो, क्योंकि चंद्र कुंडली में अंदर की इंफॉर्मेशन आपकी पड़ी है। आज चंद्र कुंडली और लगन कुंडली के उसी बचे हुए रहस्य को आपके सामने कोशिश करता हूं कि खोलूं, उससे आपको कुछ चीजें समझ में भी आएगी। अब हम अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर चलते हैं। ये है दर्शकों आपके सामने जो हमारी नॉर्मल काल पुरुष कुंडली है, भगवान विष्णु की कुंडली। इसमें सभी राशियां अपने भाव में ही होती हैं, और इसमें 1 से 12 भाव
जैसे आपके सामने स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, ऐसे ही आपके चार्ट में, यानी स्पेशली काल पुरुष चार्ट में ये इसी तरह दिखाई देगी। अब चंद्र कुंडली जब भी बनानी होती है, हम कहते हैं कि जहां पर चंद्रमा होगा उसी को लग्न बनाकर हम चार्ट को बनाते हैं और उसको हम चंद्र कुंडली कहते हैं। पिछली वीडियो में दर्शकों बाकी सभी भाव मैंने थोड़ा थोड़ा आपको समझाए थे, सिर्फ ये भाव मैंने छोड़ दिया था। अब ये एकादश भाव 11th हाउस, दर्शकों ये मैंने छोड़ा था इंटेंशनली। क्यों? क्योंकि यहां पर अब आप समझिए, जब हम सुख दुख की बात करते हैं, उस इच्छा की बात करते हैं, दुख भी एक इच्छा हो सकता है, मगर हम हमेशा सुख की इच्छा करते हैं। और सुख कहां से निकलता है? सुख निकलता है दर्शकों, ये जो चौथा भाव होता है ये सुख स्थान ही तो है। सो सुख स्थान को चंद्र कुंडली से बेहतर हम कैसे समझ पाएंगे कि सुख कैसे मिलेगा? मगर काल पुरुष कुंडली का एकादश भाव कहता है कि भाई आपकी इच्छा पूर्ति हुई या नहीं हुई। इच्छा पूर्ति का मतलब क्या हुआ? जीवन में सबसे बड़ी इच्छा किसकी है? सुख की ही तो है। और सुख के अंतर्गत ही हमारा घर आ जाता है, भूमि आ जाती है, वाहन आ जाते हैं, हमारी माता आ जाती है, हमारे मनोभाव यानी इमोशंस, हमारी साइकोलॉजी आ जाती है, जीवन की और अच्छी चीजें यहीं पर आ जाती हैं। सो सुख की जो इच्छा है और उस इच्छा की पूर्ति देने वाला भाव, ये 11 नंबर वाला एकादश भाव होता है। एकादश भाव किसके स्वामित्व में आता है? इसका प्राइमरी स्वामित्व शनि के पास है और को लॉर्डशिप राहु के पास है। अब दर्शकों ये आपको अब समझ में आ गया कि स्पेशली हम सुख की इच्छा और उस इच्छा की पूर्ति के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि भाई अब ये ही भाव चंद्र कुंडली में कहां चला जाता है। क्या सेम फ्लेवर रहता है? क्या कुछ उसमें चेंज आता है? सो वो अब हम समझने का प्रयास करेंगे। ये है दर्शकों चंद्र कुंडली। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि इसको कैसे बनाना है, यानी जहां चंद्रमा है उस भाव को घुमाकर अपने चार्ट को, जहां चंद्रमा प्रेजेंट है आप उससे लग्न बना लीजिए और वो जो चार्ट घुमा हुआ चार्ट होगा वो आपकी चंद्र कुंडली बन जाएगी। अब काल पुरुष कुंडली में जो चंद्र कुंडली बनती है वो कर्क राशि से ही बनती है, यानी कि लग्न में कर्क राशि आ जाएगी। और 11 नंबर की इच्छा पूर्ति, अब दर्शकों देखिए यहीं पर कितना बड़ा चेंज आ गया, यानी कि सुख की इच्छा की पूर्ति देने वाले भाव का नंबर कहां चला गया? अष्टम में चला गया। अब अष्टम दर्शकों क्या होता है? अष्टम को हम सबसे डीपेस्ट भाव, डीपेस्ट हाउस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मिस्ट्री का हाउस है, ऑकल्ट का हाउस है। ऑकल्ट से मतलब क्या है? अध्यात्म। जो अंदर से अंदर जो डीपेस्ट चीज किसी भी जीवन में हो सकती है वो उसका अष्टम होता है। और वैसे भी 8 नंबर क्या है? 8 नंबर में 2 शून्य इकट्ठे हो जाते हैं दर्शकों। 2 शून्य, पहली बात है अगर हम थोड़ा सा शास्त्रों में जाएंगे तो शून्य को पूर्ण बोला जाता है। जो मंत्र है ओम पूर्णमेदा पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, यानी कि पूर्ण से ही पूर्ण निकलता है और पूर्ण से पूर्ण निकलने के बावजूद भी जो शेष रहता है वो भी पूर्ण ही होता है। यानी कि कंप्लीट से अगर कुछ निकलेगा, यानी कि परमात्मा से अगर कोई सृष्टि होगी तो वो कंप्लीट ही होगी। यानी शून्य जिसको पूर्ण कहा जाता है कि शून्य से अगर शून्य उपजेगा तो वो जो अगला शून्य बनेगा वो भी पूर्ण ही होगा। अब 2 शून्य इकट्ठे हो जाते हैं तो 8 नंबर का फिगर आ जाती है। और 8 नंबर को हम वैसे भी क्या कहते हैं? 8 नंबर को हम इन्फिनिटी ही तो कहते हैं। 8 का मतलब इन्फिनिटी। सो अष्टम भाव दर्शक को अपने अंदर सबसे डीपेस्ट रहस्य लेकर बैठा होता है। अब इस भाव को थोड़ा सा आप समझ लो। अब ये जो भाव है ये आपके सप्तम भाव का गेन हाउस है।
चंद्र कुंडली में सप्तम भाव शनि के स्वामित्व में जो लग्न कुंडली में कर्म भाव होता है वो चंद्र कुंडली में सप्तम बन जाता है। तो सप्तम का गेन, सप्तम किसी का भी क्या होता है, ये पार्टनरशिप का हाउस होता है। अब पार्टनर आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, यानी कि जीवन में हम जिस किसी के साथ भी पार्टनरशिप करते हैं। मगर सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी पार्टनरशिप दर्शकों हमारी किसके साथ होती है? वो होती है हमारी प्रकृति के साथ, हमारे आउटर वर्ल्ड के साथ। क्योंकि आउटर वर्ल्ड में ही तो हम अपनी पार्टनरशिप बनाते हैं। सो आउटर वर्ल्ड में पार्टनरशिप क्यों बनाते हैं? क्योंकि इच्छा तो एक ही होती है, और वो इच्छा होती है सुख की। यानी कि सुख की इच्छा से हम प्रकृति में विचरते हैं ताकि हमें सुख मिले। उस पार्टनरशिप करने के लिए हमें चंद्र कुंडली कहती है कि भाई आपको शनि के माध्यम से कर्म करना पड़ेगा। अब कर्म करोगे तो कर्म का फल भी बनेगा। कर्म का फल बाहरी मेटीरियलिस्टिक दुनिया में क्या होता है? पैसा। यहां पर पार्टनरशिप के गेन के रूप का या उसका जो रिजल्टेंट पैसा है वो भी अष्टम में पड़ा है। इसको हम कहते हैं पार्टनर का गेन भी। अगर लाइफ पार्टनर के गेन की बात करें तो डाइवोर्स हम यहीं से देख लेते हैं। अब आप देखिए, एक तरफ वर्ड यूज हो रहा है गेन, और दूसरी तरफ हम डाइवोर्स को देख रहे हैं। हालांकि ये कितना बड़ा विरोधाभास है। गेन का मतलब तो ये होना चाहिए कि पार्टनर भाई अब आपके साथ पक्का हो गया। मगर अब यही सबसे बड़ी बात है कि भाई जो पार्टनर आपके साथ बनता है वो परमानेंट होगा या नहीं होगा। क्योंकि 11 नंबर के भाव में जब को लॉर्डशिप राहु के पास आ जाती है तो क्या होता है? राहु किसी भी चीज को बढ़ा देता है, यानी कि सुख मिलेगा उसको भी बढ़ा देगा, और अगर दुख आया तो उसको भी बढ़ा देगा। और अष्टम भाव दर्शकों ये है क्या? ये सबसे गहरा दुस्थान ही तो है। हम तीन दुस्थानों की बात करते हैं, 6, 8 और 12। इसमें 8 नंबर वाला दुस्थान को हम मानते हैं कि भाई ये सबसे ज्यादा और सबसे डीपेस्ट मिस्ट्री हाउस है। क्यों है? क्योंकि यहां ऑकल्ट की बातें होती हैं, यहां पार्टनर नहीं, पार्टनर के गेन की बात होती है। इसी तरीके से यहां पर एंसेस्ट्री की बात होती है, यहां पर तंत्र मंत्र की बात होती है। आपके जीवन में जो लोएस्ट बॉडी सेंटर्स हैं, यानी कि सेक्स सेंटर्स हैं, और जो उनसे बीमारियां आ सकती हैं उसकी बातें होती हैं। इसको हम मलमूत्र का स्थान भी कह सकते हैं, इसी से संतानोत्पत्ति का स्थान भी इसी को कह सकते हैं। अब आप देखिए, ये हाउस अपने अंदर इतनी गहरी संभावनाएं लेकर बैठा है, और दूसरी तरफ शास्त्रों में इसको बोल दिया जाता है कि भाई ये तो एक ऐसी गहरी अंधेरी बंद सुरंग है जिसमें आप एंटर तो हो सकते हो मगर इसका दूसरा छोर नहीं है। जब दूसरा छोर ही नहीं है तो दैट मीन्स ये हाउस सबसे ज्यादा गहरा, सबसे ज्यादा डीपेस्ट हाउस है। और शास्त्रों में अगर हम चलेंगे तो ये हाउस आपके मूलाधार चक्र का स्थान है। मूलाधार यानी कि जब जीवन किसी भी इंसान को मिलता है, जो उसकी एनर्जी लोएस्ट सेंटर पे पड़ी होती है, ये उसका लोएस्ट सेंटर है। और दूसरी बात, अष्टम वैसे किसके स्वामित्व का है? अष्टम का स्वामित्व जाता है मंगल के पास, अग्नि के पास। मूलाधार चक्र में जो अग्नि सुप्त अवस्था में पड़ी है तो ये उसका भाव है। तो चंद्र कुंडली में अब आप देखिए, यहां पर इसी अष्टम में क्या आ गया? 11 नंबर का भाव शिफ्ट होके पहुंच गया, इच्छा पूर्ति। अब इच्छा पूर्ति किसी की भी कहां से होती है? अंदरूनी लेवल पर वो होती है आपके अष्टम से। और अष्टम में क्या होता है? नॉर्मली जब हम देखते हैं तो अष्टम में, अगर हम लग्न कुंडली की बात करेंगे तो अष्टम में चंद्रमा डेबिलिटेट होता है। इसी वजह से अष्टम को साधना का भाव भी बोला गया। अब यहां पर
शनि की लॉर्डशिप आने की वजह से क्या होता है, साधना आ जाती है। मगर साधना के साथ जब शनि के साथ राहु आता है तो क्या होता है, तंत्र मंत्र और वो जितनी संभावनाएं बन सकती हैं, राहु क्योंकि क्लेवर तरीके से चलता है, राहु चाहता है कि भाई सुख है, सुख की कामना है, सुख की इच्छा है, जैसे भी है अब उसे प्राप्त करना है, चाहे उसके लिए मूलाधार को जागृत करना पड़े, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े, चाहे चंद्रमा का रूप बदल के अमृत प्राप्ति के लिए राहु किसी भी हद तक जा सकता है। अब आप क्लियरली समझिए कि अष्टम में क्या कुछ पड़ा है। सो अष्टम, अब दूसरी चीज यहां पर आ जाइए, नेचुरल लग्न कुंडली में हम अष्टम को केतु का स्थान भी मानते हैं, मगर चंद्र कुंडली में ये तो राहु का स्थान हो गया। और जहां पर, तो दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी राहु केतु इकट्ठे हो रहे हैं यहां पर। अगर राहु केतु इकट्ठे हो रहे हैं तो फिर एनर्जी कौन सी बची यहां पर दर्शकों, वो बची शनि की, और शनि साधना ही तो है। हम साधना की बात करते हैं, और साधना किसकी होती है, साधना तो दर्शकों सिर्फ मन की ही होती है। सो अष्टम में माया के खेल को समझने का सबसे बढ़िया जगह अगर कोई है तो वो अष्टम भाव है। क्यों, क्योंकि हम अपनी दुनिया के साथ पार्टनरशिप करते हैं इस इच्छा में कि हमें सुख मिलेगा, और सुख का रिजल्ट, सुख का गेन हमें यहां से दिखेगा। सुख के गेन में दर्शकों नॉर्मल बात होती है मोह भंग। अब आप इस चीज को पकड़िए, मोह और मोह भंग ये दोनों चंद्र कुंडली के अष्टम के सब्जेक्ट हैं। अब मोह कहां से आता है, मोह तो भाई मन की वो अवस्था है जहां पर मन अपने आप को अपने पार्टनर के साथ बांध लेता है, अटैच कर लेता है। जब मन अपने को किसी भी पार्टनर से, वो चाहे प्रकृति की कोई चीज हो, चाहे कोई और खूबसूरत चीज हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई आपका बिजनेस हो, मतलब जब भी मन अपने आप को किसी पार्टनर से बांध लेगा तो हम कहेंगे मन अटैच हो गया। और यहां पर राहु उस अटैचमेंट को फैला देगा, बढ़ा देगा। अब आप देखिए जब अटैचमेंट बढ़ती है तो क्या होता है, अब क्या होगा कि भाई अब एक के साथ अटैचमेंट नहीं, अब अनेक के साथ, एक से अनेक की यात्रा शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे अनेक की यात्रा शुरू होती है तो क्या होता है, इंसान को समझ आना शुरू होता है कि भाई ये तो सिर्फ मोह था, इसमें निकालने के लिए कुछ नहीं, इसमें रस तो है ही नहीं। और दूसरी तरफ केतु के माध्यम से वो डिटैचमेंट आ जाती है। क्यों, क्योंकि मन ने अटैचमेंट करी थी, केतु उससे डिटैच कर देता है। तो चाहे अटैचमेंट के थ्रू और चाहे राहु के उस फैलाव की वजह से कि हम प्रकृति से ही सीख लें, यानी कि मोह भंग। अब दर्शकों ये भाव एक तरीके से मोह भंग का हो गया। आपकी ऊर्जा लोएस्ट मूलाधार सेंटर में पड़ी है, तो मूलाधार सेंटर में जो बेसिक इच्छाएं हैं वो ही तो होंगी। बेसिक इच्छाएं सबकी क्या होती हैं, पेट भरने की, अच्छा खाने की, पेट भर गया इच्छा पूरी हो गई। और साइमल्टेनियसली लोअर सेंटर्स है, सेक्स सेंटर्स भी यहां है, तो यहां पर सेक्स की भी इच्छा रहती है। तब आप देखिए अब सुख के लिए यहीं से निकलता है कि सुख इंसान को इन दो चीजों से तो मिलता है, और इसी के मोह के रूप में क्या होता है, आप देखिए हम खाना खाते हैं, रिजल्टेंट क्या मिला, हमारे शरीर के अंदर पोषण आ गया, और जो बचा वो मल मूत्र के रूप में जी शरीर से बाहर गया। इसी तरीके से जब हम सेक्स सेंटर्स का इस्तेमाल करते हैं, प्लेजर तो थोड़ा सा होता है, मगर उसके रिजल्टेंट जो आगे समाज की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। अब आप देख लीजिए मोह कैसे आगे जाता है, ये सारा मोह का खेल है। और अष्टम आपके मोह भंग का हाउस है। सो मोह भंग यहां पर होना है। तभी मैंने क्या कहा था, सुख और दुख ये एक सिक्का है। जब तक हम सुख की कामना करेंगे तो हम सिक्के को पकड़ के बैठे हैं,
जब तक सिक्के को पकड़ के बैठे हैं तो अष्टम के दुख आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, वो आप उससे छूट ही नहीं पाओगे। तो या तो हम उस सुख दुख के सिक्के को छोड़ दें, हमारा मोह भंग हो जाए कि भाई इससे मिलना कुछ नहीं है। थोड़े से टाइम के लिए सुख मिला जरूर, मगर उसके बाद आगे कितना दुख है। 5 मिनट के प्लेजर से आप जीवन भर के दुख की उत्पत्ति कर लेते हो, कि यानी कि वो जो दुख का एक विशेष साइकिल आपके लिए तैयार हो जाता है वो यहीं से निकलता है। अब दूसरी तरफ 11 नंबर के भाव में दर्शकों, वो राहु के अमृत की बात भी तो है। और साधना में ये चीज होती है, जो लोग बाहरी दुनिया को छोड़कर अपने अंदर की दुनिया में चले जाएंगे साधना के रास्ते, धीरे धीरे उनके अंदरूनी चक्र जागृत होते जाएंगे। और जैसे जैसे चक्र जागृत होते जाएंगे बॉडी के अंदर जो नेगेटिव हॉर्मोन्स थे, अब वो पॉजिटिव हॉर्मोन्स की तरफ कन्वर्ट होते जाएंगे। एंडोर्फिन्स कॉर्टिसोल्स कम होते जाएंगे, आपकी बॉडी में मेलाटोनिन सेरोटोनिन ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। दर्शकों, चाहे हम उसको साइंस के तरीके से पकड़ लें, चाहे फिलॉसफी दर्शन के माध्यम से उसे पकड़ लें, और चाहे ज्योतिष के माध्यम से पकड़ लें, ऋषि एक ही बात कहते हैं। ऋषि कहते हैं कि भाई सत्य जहां से मर्जी ले लो, सत्य तो एक है और वो एक ही रहेगा, सत्य दो नहीं होते। सो अष्टम के माध्यम से, चंद्र कुंडली के माध्यम से हम अपने जीवन में सुख और दुख को समझ सकते हैं कि भाई ये आपके पार्टनरशिप के गेन के रूप में थोड़ी सी जब आप मोह बनाओगे तो मोह से माया बनेगी। सो माया से बचने के लिए, माया के दुख से बचने के लिए मोह भंग होना जरूरी है। और मोह भंग होने का हाउस अष्टम ही तो है। तभी सभी ज्योतिषी आप देखोगे अष्टम से भागेंगे, मगर अष्टम दर्शकों मेरे लिए ये लिबरेशन का हाउस है। क्यों? क्योंकि यहां पर तो अमृत तक जाने की संभावना पड़ी है अगर आप मन का रास्ता पकड़ लें। अमृत बाहरी दुनिया में समुद्र मंथन से मिलेगा, ये आपको समझ में आएगा आपकी लग्न कुंडली से। तो अब आपको समझ में आएगा कि भाई जो जीवन में अमृत तक जाने वाला सुख है वो किस सुरंग से, किस रास्ते से जाएगा। और क्या आपके जीवन में दुख ज्यादा आएंगे या सुख, जब तक वो इच्छाएं रहेंगी। अब दर्शकों, इस बात को मेरी को आप नोट कर लीजिए और बार बार उसे लिख कर रखिए, अंडरलाइन कर लीजिए कि भाई सुख और दुख ये आपके मन की इच्छा होती है। और जब तक आप सुख की इच्छा कर रहे हो तो दुख तो आएगा। सो सुख और दुख इन दोनों की इच्छा करना ही आपको बंद करना पड़ेगा। और आपको सिर्फ बिना मोह में गए आपको सिर्फ कर्म करना है, क्योंकि प्रकृति के साथ आपको एक पार्टनरशिप दी गई है जिसे आपको कर्म के माध्यम से निभाना है। कर्म से क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा आपको इस चीज के पीछे जाना ही नहीं है। और यही चीज भगवान कृष्ण गीता में बार बार कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, या फल की इच्छा से ही कर्म मत करो। यानी कि सुख की कामना से अगर आप कर्म करोगे तो मोह भंग आएगा। अब यही तो होता है। अब अर्जुन के यही तो प्रश्न थे कि भाई राजपाट चाहिए, सुख चाहिए, मगर उसके साथ समाज में जो इतने मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई बंधु, क्या मुझे उन सबको मारकर उनकी लाशों से आगे सुख मिलेगा? तो यही चीज दर्शकों अब आपको समझ में आएगी। ये जो मोह भंग होता है ना, मोह भंग इसलिए है क्योंकि हम अपने मन को इच्छा से जोड़ लेते हैं। सो आप इस डीप बात को बहुत सिंपल तरीके से समझ लीजिए कि कोई भी कर्म है उसके साथ आप अपने मन को अटैच मत करिए, बस कर्म कर दीजिए और होने दीजिए जो होता है। इसको बोला जाता है साक्षी भाव से कर्म करना। अब ये तो था कॉन्सेप्ट कि भाई अष्टम को मैंने क्यों रखा था सेपरेट वीडियो के लिए, क्योंकि यहां पर
क्योंकि अष्टम से जो मोह भंग की स्थिति के बारे में पता लगता है कि नॉर्मल लग्न कुंडली से हमें नहीं पता लगता। फिर यहां पर एक और मोह भंग होता है दर्शकों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टम आपकी एंसेस्ट्री, आपकी विरासत का भाव है, और विरासत सभी को क्या करती है, अटैच करती है। और उस विरासत के अटैचमेंट से एक बड़ी ईगो का निर्माण हो जाता है, ईगो बन जाती है। और ईगो को छोड़ना भी तो अष्टम का ही है। सो मान्यताओं का होना, मान्यताओं का छूटना, अब आप क्लियरली समझ सकते हो कि अब देखिए चंद्र कुंडली ये कैसे क्लियरली समझा रही है। ये 5 नंबर आपके फादर, फादर के फादर यानी आपके एंसेस्टर्स, यहां पर पूर्वज आते हैं, पूर्व पुण्य, ये पूर्व पुण्य का भाव होता है। तो आपकी फैमिली के ऑपोजिट क्या है, उसकी विरासत आई, और उस विरासत से जो मान्यताएं आपने अपने जीवन में निर्मित कर ली, वो आपके लिए मोह बनाती हैं, उनसे मोह बन जाता है। और जब मोह बन जाता है तो मोह भंग आपके लिए जरूरी है, और मोह भंग ही तो दुख है दर्शकों। मैं बार बार आपके लिए वर्ड यूज कर रहा था, मोह भंग। अब आप समझिए, जब भी वो मोह टूटेगा तो आपका मन व्यथित होगा, मन दुखी होगा, और यही तो दुख है। सो आशा करता हूं कि इन दो भावों के, यानी कि लग्न कुंडली के एकादश भाव से और चंद्र कुंडली के अष्टम भाव से, आप एक सुख दुख के रास्ते को समझ जाओगे कि भाई सुख दुख क्या है। और मैं, जो दर्शक मेरे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं, मैं हमेशा उनको कहता हूं कि किसी के भी चार्ट का अष्टम और एकादश भाव ये सबसे इंपॉर्टेंट भाव है लाइफ के पर्पस को बताने के लिए कि लाइफ का पर्पस आपका क्या है। लाइफ का पर्पस वैसे तो मुक्ति सबका पर्पस है, मगर हर जीवन का एक अंतर्निहित पर्पस होता है, और उसके लिए आप अपनी चंद्र कुंडली को रेफर करोगे तो वो चीजें आपको मिल जाएगी। अब जैसे पिछली वीडियो में थोड़ा सा मैंने अपना चार्ट आपको दिखाया था, इस वीडियो में पर्टिकुलरली इन्हीं दोनों भावों के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो आपको कुछ चीजें समझ में आएगी। अब दर्शकों, मेरे एकादश भाव में क्या है, मून और राहु पड़ा है, राशि है मघा। जब हम चंद्र कुंडली बनाएंगे तो क्या होगा, ये ही राशि कहां आ गई, लग्न में आ गई। सो चंद्र कुंडली के हिसाब से ये लियो यानी कि सिंह का चार्ट बन गया। और मेरे एकादश में अब क्या आया दर्शकों, यही इंपॉर्टेंट बात है। एकादश में क्या आया, 12 नंबर की राशि, और ये 11 नंबर के केतु के गेन में है। सो जो बचपन से एक किसी के साथ भी पार्टनरशिप बनाने से बचने का भाव, क्योंकि समझ में आता था कि मोह नहीं बनाना चाहिए, मगर फिर भी क्योंकि 11 नंबर की एनर्जी थी, 11 नंबर में क्योंकि राहु आता है, इच्छा पूर्ति भी यहीं से होती है। अब इच्छा पूर्ति देने के लिए राहु महाराज सीधे सीधे भी तो इस भाव को देख रहे थे, और चंद्रमा के साथ होने से ये भाव मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और ये मेरे लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी। मगर पार्टनरशिप में मुझे हर चीज से डिसोसिएशन मिली, बार बार मोहभंग मिले, कह सकते हैं दुख मिले। मगर उसी मोहभंग ने मुझे अध्यात्म की तरफ प्रेरित किया, और जैसे जैसे अध्यात्म की तरफ मैं गया, आप देखिए मेरी पुरानी वीडियोस में भी देखिए, मैं हमेशा एक चीज यूज करता हूं कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में बैठे हैं, लक्ष्मी जी उनके पांव को दबा रही हैं। अब दर्शकों, मीन राशि उसी चीज की है, यानी कि मेरी साधना मेरे को उधर की तरफ ही लेकर जाती थी कि भाई जीवन मरण के खेल से मुक्ति लो, बहुत हो गया, बहुत मोह बना लिए, अब मोह भंग करो। और मोह भंग मुझे मिले, अब ये परमात्मा का आशीर्वाद रहा कि मुझे मोह भंग मिले, और उस मोह भंग ने मुझे जीवन की सत्यता से परिचित होने का मौका दिया। और इसी वजह से अब आप देखिए जुपिटर सैटर्न मेरे पंचम भाव में सेजिटेरियस साइन में आ गए, तो यहां से मेरे लिए धार्मिक यात्रा, ज्योतिष की यात्रा, ज्ञान की यात्रा, ये यहीं से शुरुआत होगी। मगर
जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट मेरे चार्ट में दर्शकों चंद्र कुंडली में बनता है वो केतु ही बनता है, क्योंकि केतु के साथ मेरी पार्टनरशिप हो गई। मेरा झंडा, अब आप समझ सकते हो कि जहां पर भी अटैचमेंट थी वहीं झंडा गड़ा हुआ था, और मुझे वो बार बार दिखता था कि भाई मोह नहीं बनाना, मोह नहीं बना, और जहां कहीं मैंने मोह बनाया वहां मोह भंग आया। सो दर्शकों, आप भी अपने चार्ट में इस तरीके से अंदरूनी चीजों को खोजो। जब आप अंदरूनी चीजों को खोजोगे तो क्या होगा, अब आपको मैं सीधा बता देता हूं। देखिए, ये थी अंदर की दुनिया, मगर बाहर की दुनिया में अगर आप देखोगे तो क्या होगा। बाहर की दुनिया में मेरे लिए मेटीरियलिस्टिक इच्छा पूर्ति के लिए मंगल देवता हमेशा रहे, डेंटिस्ट्री के माध्यम से रहे, प्रॉपर्टी के माध्यम से रहे, समाज में स्टेटस के माध्यम से रहे। मुझे हमेशा एक अच्छा रिस्पेक्टेबल स्टेटस वहां पर मिला, और साथ में ये भाव ने मुझे बहुत कुछ दिया। चाहे, अब मतलब चलो अंदर की बात भी कर लेते हैं, चाहे वो बजरंग बली हनुमान के थ्रू मतलब मुझे मिला, क्योंकि आशीर्वाद तो देखिए देवताओं से लेना चाहिए भी, तभी आपको मिलेगा। मुझे मिला, मैं ये नहीं कहता हूं कि इच्छा पूर्ति, मगर अब क्या है कि वहां पर कोई अटैचमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, मेरे लिए केतु सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट था, और केतु और मंगल, अब ये थोड़ा सा हम बैक चलते हैं, अब आपको समझ में आएगा कि क्या चीज होती है। अष्टम मंगल का भाव है दर्शकों। मंगल और केतु ये दोनों करीब की एनर्जीज है, मगर दोनों में फर्क क्या है। मंगल प्रेजेंट लाइफ में काम कर रहा है, केतु पिछले जन्म के उन्हीं चीजों उन्हीं एक्सपीरियंसेस के बारे में बता रहा है। केतु कहता है, मंगल कहता है कि भाई आप मोह कर सकते हो। क्यों? क्योंकि राजा के सेनापति हो, तो सेनापति को अपनी सेना से तो मोह करना ही पड़ेगा। तो मंगल तो मोह करवाएगा, मगर केतु जब यहां पर आपके लिए किसी भी तरीके से आ जाए तो केतु मोह भंग करवा देता है। और अष्टम में केतु को हम वैसे भी कोलॉर्ड के रूप में रखते हैं। ये था दर्शकों मेरा आपको समझाने का कि जो भाव आपके लग्न कुंडली में और स्पेशली काल पुरुष कुंडली में एकादश से इच्छा पूर्ति के बारे में बताते हैं, वो ही भाव चंद्र कुंडली में आपके अष्टम की एनर्जी लेकर आपकी अंदरूनी दुनिया, अध्यात्म की दुनिया, जिससे आप जीवन मरण के चक्र से बाहर आकर मुक्ति का रास्ता ले सकते हो, वो बताता है। तो मैं तो इस भाव को, अष्टम भाव को, ये कहता हूं कि अष्टम भाव में आप कुछ ना करिए, सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट दो चीजें पकड़ लीजिए, सरेंडर एंड ग्रेटिट्यूड। परमात्मा के आगे बिना शर्त समर्पण, और दूसरी बात परमात्मा का ध्यान, परमात्मा की प्रेजेंस आपके जीवन में हमेशा रहे। बस ये दो चीजें आप कर लीजिए, आप देखिए आपका अष्टम किस तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। सो अष्टम दर्शकों बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। बहुत सी वीडियोस अष्टम के ऊपर मैंने पहले भी दी है, मगर इस वीडियो में चंद्र कुंडली के माध्यम से मेरे मन में यह था कि आपको कुछ वो चीजें बताऊं, क्योंकि अष्टम में चंद्रमा अब डेबिलिटेट कर रहा है। अब आपके पास एक नेचुरल अवस्था बनी हुई है जहां पर आप उस मोह की स्थिति से थोड़ा सा बाहर निकल सकते हो। जब आप मोह की स्थिति से बाहर निकलोगे, वो डिटैचमेंट अब आपको फील होगी। इसी वजह से तो दर्शकों ऋषियों ने, स्पेशली कुछ ऋषियों ने केतु को अष्टम में रखा है, कुछ लोगों ने नाइन्थ में भी रखा है। तो ये जो चीजें हैं, देखिए कोई भी साइंस, कोई भी दर्शन कंप्लीट नहीं होता। किसी दर्शन में हम मेटीरियलिस्टिक बाहरी दुनिया की बात कर रहे हैं ऋषि, किसी दर्शन में अंदरूनी यानी कि आपके अध्यात्म की दुनिया की बात होती है। सो वो थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपको बाहर से देखने में लगता है, मगर वो एक्चुअल में है नहीं। और ज्योतिष कह लीजिए, दर्शन कह लीजिए, ये इसका मीनिंग ही ये है कि हमें चीजों को समझना है। हर चीज भगवान कृष्ण खुद आके बता जाएं, हम इतने भाग्यशाली अर्जुन नहीं है। तो हमें तो
बस इसी तरीके से सीखना है। बाकी कोशिश करते रहें कि भगवान कृष्ण के सामने आप अर्जुन बनकर ही बैठे रहें। और अगर आप अर्जुन बनना सीख गए, भगवान कृष्ण के सामने नतमस्तक होकर सरेंडर करना सीख गए, आपके मन में उनके प्रति पूरा ग्रेटिट्यूड रहे, तो फिर अवस्था आ भी सकती है। ये था दर्शकों आपके लिए चंद्र कुंडली का बचा हुआ भाव। आशा करता हूं ये जर्नी पसंद आ रही होगी, आपको नई चीजें सीखने को मिल रही होंगी। बाकी जो दर्शक अपने चार्ट्स मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं, उनके लिए फोन नंबर तो दर्शकों मेरा एक ही, दैट इज 9881 64480। उसी के माध्यम से आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो। बाकी एस्ट्रो इंटेलिजेंस ज्ञान का चैनल है। इस ज्ञान के चैनल को, वैदिक ज्ञान के चैनल को ज्यादा से ज्यादा सहयोग की जरूरत है। सो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ज्ञान की गंगा घर घर तक पहुंचे। इसी तरह की अगली ज्ञानवर्धक वीडियो आने तक दर्शकों बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।